जय हिंद, वंदे मातरम। सभी को स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस चैनल उम्मा जी के ट्रिक में। आज का आपका क्लास होने वाला है एसएससी जीडी का। और आज के इस वीडियो में हम लोग ऐसे प्रश्नों को कवर करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में आएगा, बिल्कुल रियल पेपर की तरह आज का यह क्लास होने वाला है। अगर आप एसएससी जीडी का पहली बार एग्जाम देने जा रहे हो साथियों, और इसमें एक सीट पक्की करना चाहते हो, सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो चुपचाप आप इस वीडियो से अपना सिलेक्शन को पक्का करेंगे। तो आज का आपका पहला प्रश्न साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और यह करंट अफेयर्स के सवाल हैं जो कि आपके एग्जाम में लगभग लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। तो आज का आपका पहला प्रश्न साथियों, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस कौन सा? इसको डायरेक्ट सीडीएस भी दे सकता है, या यहां से देख सकता है कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सा है। तो आपको आना चाहिए साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, और यह एसएससी जीडी से संबंधित प्रश्न है, तो इस बार एग्जाम में पूछा जाएगा। आप याद रखेंगे साथियों, अनिल चौहान वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन सा है, सीडीएस कौन सा है? अनिल चौहान है, आप याद रखिएगा। या यहां से ये भी सवाल पूछा जाता है, कभी कभी पूछ देता है कि सीडीएस सीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, या सीडीएस का फुल फॉर्म क्या होता है? तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ होता है। ठीक है, यहां से एक प्रश्न आपको क्लियर हो गया। और जो अभी अनिल चौहान आपका सीडीएस है, ये भारत का दूसरा सीडीएस है। भारत के दूसरे सीडीएस कौन सा है? अनिल चौहान है। तो अब पूछेगा कि पहले सीडीएस कौन थे साथियों? भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन थे? तो जिनका मृत्यु हुआ था बिपिन रावत। पहले सीडीएस कौन थे साथियों? आप याद रखिएगा, बिपिन रावत, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत, आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। भारत के पहले सीडीएस कौन थे? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत उनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना? ये क्या होता है, मतलब जो सीडीएस होता है ये क्या होता है? तो जो हमारे भारत में 3 सेना होता है, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, ये तीनों सेना का प्रधान होता है। अगर आप सीडीएस बन जाते हो तो तीनों सेना का आप प्रधान हो जाओगे, यानी मेन हो जाओगे। अब सीडीएस का स्थापना कब किया गया था एक तरफ से? तो ये 2019 में इसको शुरू किया गया था। इसको शुरू कब किया गया था? 2019 में, जिसमें पहले सीडीएस बिपिन रावत बने थे, फिर उनके मृत्यु के बाद दूसरा सीडीएस अनिल चौहान बने हैं, अभी जो कि वर्तमान में आपका है। याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। और यहां से अभी वर्तमान में पूछा जाता है कि वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन सा है? वर्तमान में थल सेना प्रमुख कौन सा? थल सेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में पूछ रहे हैं। ठीक है ना? वर्तमान में थल सेना के प्रमुख कौन है साथियों? आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। हम आपको वही सवाल करवाएंगे जो कि आपको सिलेक्शन दिलाकर रहेगा। तो वर्तमान में जो थल सेना के प्रमुख है साथियों, याद रखिएगा, जनरल मनोज पांडे। थल सेना के प्रमुख कौन है? जनरल मनोज पांडे, ये ऑप्शन यहाँ पर होगा। वायु सेना के प्रमुख पूछेगा साथियों तो वी आर चौधरी। वायु सेना के प्रमुख पूछेगा तो वी आर चौधरी। और यहाँ पर नौसेना का प्रमुख पूछेगा तो आप याद रखिएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी। दिनेश कुमार त्रिपाठी, या उन्हीं को आर हरि कुमार भी कहते हैं। ये सारे हम आपको अभी से फिर से क्लियर कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सबसे पहले अभी यहाँ पर आप क्लियर कीजिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है साथियों। सबसे पहले सीडीएस 2 गो अभी तक भारत में 2 बार सीडीएस बने हैं। ठीक है, सीडीएस कहने का मतलब है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। तो पहले तो हमारा बिपिन रावत है, जिनकी मृत्यु हो गई, और दूसरा जो डिफेंस स्टाफ है जो अभी फिलहाल में वर्तमान में है, वो अनिल चौहान है। तो ये पहले 2 क्वेश्चन को क्लियर कर लीजिए। पहला बिपिन रावत, दूसरा अनिल चौहान, जो कि अभी वर्तमान में है। अब हम आपको क्लियर करते हैं कि सीडीएस तो बता दें कि तीनों सेना का प्रमुख होता है। तो अब तीनों सेना के प्रमुख के बारे में जान लेते हैं। जैसे में थल सेना के प्रमुख आपको करवाएं। थल सेना के प्रमुख कौन है साथियों? मनोज पांडे। थल सेना के प्रमुख, जितना भी आर्मी है सारा कमांड किनके पास होगा? मनोज पांडे के पास होगा, क्योंकि यह थल सेना के प्रमुख हैं। अगर वायु सेना की बात करें, एयरफोर्स की बात करें, तो एयरफोर्स के प्रमुख कौन है साथियों? वी आर चौधरी है। वी आर चौधरी है। बी आर चौधरी आप याद रखेंगे, ये एयर फोर्स के। ठीक है, अगर हम जल सेना, नौसेना की बात करें साथियों, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी, या उन्हीं का नाम है आर हरि कुमार। दिनेश कुमार त्रिपाठी या आर हरि कुमार, आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगर आपका इतना क्लियर हो गया होगा तो हम अगले प्रश्न को चलते हैं साथियों। 2 नंबर और भी मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हो वास्तव में साथियों, तो आप इस वीडियो से अपना सिलेक्शन को पूरा
पूरा कर सकते हैं। मैं वादा करता हूं कि अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो 2 नंबर सवाल देखिएगा, यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय लोक नृत्य है? ये जो क्वेश्चन है साथियों वास्तव में आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले सवाल हैं, तो आप क्लियर कीजिएगा यक्षगान कहाँ का है। तो सबसे पहले हम क्लियर कर दें, यक्षगान जो लोक नृत्य है यह कर्नाटक का है, और यहाँ से भी हर साल आपकी एग्जाम में सवाल बनता है, तो इसलिए लोक नृत्य पर अच्छे से पकड़ बना लीजिएगा जो जो इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है ना। यक्षगान जो है साथियों यह कर्नाटक का एक पारंपरिक लोक नृत्य है। आपका ये क्लियर हो गया। अब केरल का देखिए, केरल वाला जो है आपकी एग्जाम में काफी पूछा जाता है केरल से, ठीक है ना। तो केरल से देखिएगा क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहले तो कथकली, आप अगर स्टेट पढ़े होंगे साथियों, स्टेट अगर मारे होंगे तो आप उसमें देखे होंगे कथकली आपको कहीं ना कहीं मिला होगा। कथकली कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, आप याद रखिएगा कथकली आपका केरल का है। साथ में कथकली के साथ में केरल का एक मोहिनी अट्टम है जो कि फेमस है, जो कि आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये सारे सवाल आपके आने वाले सवाल है एवं आने का संभावना है, तो आप इस सारे सवाल को अच्छे से क्लियर कर लेंगे। केरल के जो लोक नृत्य है साथियों कथकली मोहिनी अट्टम, ऐसे बहुत सारे हैं, लेकिन जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही हम इंपॉर्टेंट सवाल आपको करवाएंगे, ठीक है ना। तो केरल का आपका कथकली हो जाएगा और मोहिनी अट्टम हो जाएगा, ये दो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। केरल के क्या क्या होगा, कथकली और मोहिनी अट्टम होगा। मेरे साथ बोलिएगा ताकि आपका ज्यादा स्कोर हो साथियों, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे तमिलनाडु का क्या है साथियों, तो तमिलनाडु का भरतनाट्यम है। तमिलनाडु का जो सबसे फेमस लोक नृत्य है, सबसे प्रसिद्ध है, जो आपके एग्जाम में भी पूछा जाएगा, तो वह भरतनाट्यम है। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है, तो आप सही करोगे तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है साथियों, आप सही करोगे तमिलनाडु का। कर्नाटक का हालांकि आपका हो चुका है, कर्नाटक का यक्षगान, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश की बात करेंगे, तो आंध्र प्रदेश में सबसे जो फेमस है वह कुचिपुड़ी है। जैसे में आपने कभी ना कभी देखा होगा, पूछेगा आपके एग्जाम में कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य साथियों, तो वो आपका आंध्र प्रदेश का है। आशा करते हैं यहाँ तक सारे आपको लोक नृत्य क्लियर हो गए होंगे जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। केरल का हमने करवाया मोहिनी मोहिनी अट्टम और कथकली, मोहिनी अट्टम और कथकली। तमिलनाडु का हमने भरतनाट्यम कराया, कर्नाटक का आपका यक्षगान और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। अगर आप इतना पर भी पकड़ बना लेते हो तो एक प्रश्न यहाँ से, सिर्फ यहाँ से लोक नृत्य से आपकी एग्जाम में एक दो दो कम से कम लेकर चले, 2 प्रश्न यहाँ से सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, आपको पता ही चल गया होगा कि मेरा क्लास कैसा रहता है साथियों, ऐसा वैसा क्लास नहीं रहता, हम आपको वही क्लास करवाएंगे जो आपकी एग्जाम में आने वाला है, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखिएगा, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? जो हमारा मौलिक कर्तव्य है उसको संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया है? आप बिल्कुल सही करोगे, अनुच्छेद 51 ए में रखा गया है। बी ऑप्शन पहले हम लोग क्या कर लेंगे, इसको सही कर लेंगे। अब देखते हैं जो आने वाला सवाल है साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। मौलिक कर्तव्य को 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया था। जैसे में आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा कि मौलिक कर्तव्य को संविधान में कब जोड़ा गया था या किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, आप याद रखना 42वां संशोधन के तहत जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था साथियों, 42वां संशोधन के तहत। और डेट पूछेगा तो डेट भी याद कीजिएगा, 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है ना। जैसे मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था, तो 42वां संशोधन के तहत 1976 में। अगर डेट कभी कभी पूछता है तो 1976 हम लोग सही करेंगे। और यह किसकी सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। जैसे में मौलिक कर्तव्य को संविधान में किसके सिफारिश पर शामिल किया गया था, तो स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर इसको शामिल किया गया था। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। और यहाँ से ये भी सवाल पूछता है जो कि आने वाला सवाल है और कई बार आपकी एग्जाम में पूछा भी गया है, ठीक है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? आप बिल्कुल सही करोगे, जो मौलिक कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया है। कहां से लिया गया है साथियों, रूस से लिया गया है। आप बिल्कुल सही करोगे, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। मौलिक कर्तव्य है वह किस देश के संविधान से लिया गया है, तो रूस देश के संविधान से लिया गया है। आप याद करना, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा जाएगा। वर्तमान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं साथियों, आप इससे याद कीजिएगा। वर्तमान में जो टोटल मौलिक कर्तव्य है वह 11 मौलिक कर्तव्य है। भारत में वर्तमान में जो संविधान में मौलिक कर्तव्य है वह टोटल कितने हैं साथियों, 11 हैं, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा।
और जो मौलिक कर्तव्य है यह किसके तहत अंतर्गत आता है, तो भाग 4 ए के तहत आता है। ठीक है, अनुच्छेद 51 ए के तहत तो ये आता है, किस भाग के अंतर्गत आता है, तो भाग 4 ए के तहत आता है। ये सारे आप याद करोगे तो यहाँ से हो सकता है 1-2 प्रश्न आपका क्या हो जाए साथियों, सही हो जाए। हम आपको वही सवाल करवाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। हम देख सकते हैं एकदम इंपॉर्टेंट एवं करंट अफेयर्स यानी करंट लेवल के सवाल हैं जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। सवाल आपका कह रहा है कि फिफा फिफा विश्व कप जो 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, मतलब फिफा जो विश्व कप 2026 में होने वाला है उसका मेजबानी कौन सा देश करेगा साथियों, आप बिल्कुल सही करोगे। आपको ऑप्शन देखकर पता चल गया होगा कितना बड़ा ऑप्शन है, तो यही वाला बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अमेरिका होना चाहिए, कनाडा और मैक्सिको मिलकर फिफा विश्व कप का क्या करेगा, मेजबानी करेगा। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और विश्व में इतिहास में यह पहली बार होगा जब 3 देश मिलकर विश्व फिफा कप का मेजबानी करेंगे। अभी तक 3 देश मिलकर कभी भी विश्व कप का मेजबानी नहीं किया, तो आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और जो फिफा विश्व कप 2026 में होने वाला है, तो इसमें जो टीम की संख्या है साथियों वो 48 है। कितना है, टीम की संख्या कितना है साथियों, 48 है। ये भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। फीफा विश्व कप 2026 में अ, फीफा विश्व कप 2026 में टीम की संख्या कितनी है साथियों, 48 है। आप याद रखना, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। और इससे पहले इससे पहले जो फीफा विश्व कप हुआ था वह कब हुआ था साथियों, तो इससे पहले जो फीफा विश्व कप हुआ था वह 2022 ईस्वी में ही हुआ था, जो कि कतर देश में हुआ था। जो कि कहाँ में हुआ था, कतर देश में आयोजित किया गया था। पिछला जैसे पूछेगा कि फीफा विश्व कप 2022 में कहाँ हुआ था साथियों, तो कतर में हुआ था। आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और इसमें जो हुआ था, तो इसमें विजेता कौन था, तो अर्जेंटीना था। इसका विजेता कौन था, जो फीफा विश्व कप 2022 में हुआ था कतर में, इसका विजेता कौन था, तो अर्जेंटीना था। आप याद रखिएगा किसको हराया था, तो फ्रांस को हराया था। ठीक है साथियों, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और अभी आपको आने वाला सवाल करवाएंगे, फीफा विश्व कप जो 2026 है उसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो उसका मुख्यालय हम लोग क्या सही करेंगे साथियों, स्विट्जरलैंड में। इसका मुख्यालय कहाँ में है, स्विट्जरलैंड में। अगर आप इतना याद करते हो, एक प्रश्न यहाँ से सही होगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए अगला सवाल देख सकते हैं, एकदम करंट लेवल के सवाल है एवं करंट अफेयर्स के सवाल हैं। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ कौन है, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। नीति आयोग के वर्तमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी कौन है, मतलब सीईओ कौन है, ये आपसे पूछ रहा है साथियों। अगर इसका अध्यक्ष पूछता कि नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो नरेंद्र मोदी हो जाते हैं, जो कि हमारे प्रधानमंत्री ही अध्यक्ष होते हैं इसका। लेकिन यहाँ पर सीईओ पूछ रहा है, इसका सीईओ कौन होता है साथियों, आप याद रखिएगा। इसका जो सीईओ है साथियों VR सुब्रमण्यम है। इसका सीईओ कौन है, VR सुब्रमण्यम है। बी ऑप्शन इसका हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल राइट करेंगे। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है साथियों, VR सुब्रमण्यम है। अब यहाँ से आने वाले सारे सवाल को आपको करवाते हैं साथियों, जो सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। सबसे पहले नीति आयोग का स्थापना कब हुआ था, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। तो नीति आयोग का जो स्थापना हुआ था वह हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को योजना आयोग का नाम बदलकर किया गया था। ठीक है ना, नीति आयोग का पहले का नाम पूछेगा कि इसका पुराना नाम क्या है साथियों, योजना आयोग है। योजना आयोग के स्थान पर नाम बदलकर उसी योजना का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था, और 1 जनवरी 2015 से इसको लागू कर दिया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। और नीति आयोग का हमेशा जो अध्यक्ष होता है वह कौन होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है। इसका अध्यक्ष जो होगा हमेशा वह कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। और जैसे में अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री हो जाएगा साथियों। और इसका उपाध्यक्ष कौन है, अभी वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है साथियों, सुमन बेरी है। कौन है साथियों, याद रखिएगा, सुमन बेरी है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में इस बार के एग्जाम में ये संभावना है कि पूछा जाएगा, तो आप इसको अच्छे से पकड़ बना लोगे। ठीक है ना, चलिए इसका मुख्यालय कहाँ है, नीति आयोग के मुख्यालय कहाँ है साथियों, नई दिल्ली में है। आप याद रखिएगा, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एवं आपके सवाल में यह सवाल पूछा
पूछा जाएगा आपकी एग्जाम में, ठीक है। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, आप याद रखोगे साथियों। जो प्लासी का युद्ध है वह 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। ये ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल सही करेंगे। अगर पूरी डेट की बात करें साथियों, कभी कभी पूरा भी डेट दे देता है, तो याद रखिएगा 23 अप्रैल 1757 ईस्वी को, 23 अप्रैल 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है। और देखिए वीडियो हम बनाने के चक्कर में आपको सब्सक्राइब करने के लिए बोले ही नहीं, तो जो बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इतना मेहनत है सिर्फ आप लोगों के लिए आपका बड़ा भाई ही कर सकता है। यह चैनल ऐसा चैनल है साथियों जहां पर आपको ऐसे सवाल करवाए जाएंगे जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं। यहाँ पर फिलहाल सभी चीज की तैयारी होती है, डेली करंट अफेयर्स होता है, डेली जो आपका उसको क्या बोलते हैं, करंट अफेयर्स तो एक हो गया, लुसेंट का भी डेली क्लास चलता है। तो चैनल को आप लोग क्या करके रखिएगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपका संपूर्ण तैयारी यहीं से होगा साथियों, ठीक है ना। चलिए, प्लासी का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था, तो 23 अप्रैल 1757 ईस्वी को, ठीक है ना, याद रखिएगा। और किसके किसके बीच हुआ था, तो रॉबर्ट क्लाइव और नवाब का जो बंगाल का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके बीच हुआ था। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है ना, आप याद रखिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। और प्लासी का युद्ध कब हुआ था, प्लासी का युद्ध हो गया बक्सर का युद्ध 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में। और सैनिक विद्रोह कब हुआ था, तो 1857 ईस्वी में, या इसको सिपाही विद्रोह के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब किया गया था, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। तो भारत में जो पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत किया गया है, वह शुरुआत किया गया है 1951 में। आप याद रखेंगे, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का शुरुआत कब किया गया था, 1951 में। सी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। और यहाँ से जो जो आने वाले सवाल है वो आपको करवा देते हैं। सबसे पहले कि पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था साथियों, आप सही करोगे, 1951 से 56 था। यह 5 सालों का एक योजना होता है साथियों, ठीक है ना, जिसमें देश का विकास करने के लिए चलाया जाता है। तो 1951 से 56 जो पहला पंचवर्षीय योजना बनाया गया था, वो भी कृषि को बढ़ावा देने के लिए। जो पहला पंचवर्षीय योजना था उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि उसका मुख्य उद्देश्य क्या था। तो कृषि को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, आप याद रखिएगा। और यहाँ से ये भी सवाल पूछा जाता है कि यह किस मॉडल पर आधारित था, जो भारत का पहला पंचवर्षीय योजना है साथियों, यह किस मॉडल पर आधारित है, तो आप याद रखिएगा हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, आप याद रखना। और इसका मुख्य उद्देश्य आपको बता दें, कृषि के विकास के लिए किया गया था, ठीक है ना। और 1950 ईस्वी में योजना आयोग का स्थापना किया गया था, जो आपका ऑप्शन बी है 1950। तो याद रखिएगा 1950 में योजना आयोग का स्थापना किया गया था, ठीक है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और जो योजना चलाया गया था, इसी के तहत जो आपका भाखड़ा नागल बांध है और जो हीराकुंड बांध है, इसी योजना के तहत बनाया गया था, ठीक है ना, इसी योजना के दौरान शुरू भी किया गया था, ठीक है। चलिए, और अभी तक भारत में टोटल 12 पंचवर्षीय योजनाएं चलाई गई है। अभी तक भारत में टोटल कितना पंचवर्षीय योजना चलाया गया है साथियों, 12 पंचवर्षीय योजना अभी तक चलाया गया है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। अभी तक भारत में वर्तमान में कितने पंचवर्षीय योजना चलाए गए हैं, 12। अंतिम पूछेगा पहला, तो आप 1951 से 56 याद कर लिए। अंतिम पूछेगा तो अंतिम आप याद रखना साथियों, 2007 से 12, 2007 से 12, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। 8 नंबर सवाल देखिएगा, जो कि मोस्ट पावरफुल एवं साइंस का प्रश्न है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, आप याद रखना। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है साथियों, एस्कॉर्बिक एसिड यानी एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, जो कि सीधे इस बार के आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। इसकी कमी से क्या होगा साथियों, विटामिन सी की कमी से हमारे शरीर में क्या होगा, तो मसूड़ों से खून आने लगेगा। मसूड़ों से क्या आने लगेगा, खून आने लगेगा, आपका दांत से खून निकलने लगेगा, आपका मसूड़ा फूल जाएगा, ऐसा ऐसा आपका बीमारी होगा। यह मुख्य रूप से खट्टे फलों में पाया जाता है। विटामिन सी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है साथियों, खट्टे फलों में, जैसे में अगर हम बात करें तो आंवला, नींबू, संतरा, ये सब में पाया जाता है। सबसे अधिकतम में आंवला में सबसे ज्यादा विटामिन सी पाया जाता है, आप ये बात को कवर कर लोगे। और देखिएगा, जैसे में तो विटामिन सी की बात हो गया, अगर विटामिन ए की बात करें साथियों, तो विटामिन ए की कमी से आपको
विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है वो रेटिनॉल है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? रेटिनॉल हो जाएगा। और इसकी कमी से आपको रतौंधी बीमारी होती है। इसकी कमी से कौन सा बीमारी होता है? रतौंधी बीमारी होता है, आप याद रखना। अगर हम बात करें विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है साथियों, तो कैल्सिफेरॉल है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। और इसकी कमी से क्या होता है? आपका हड्डी कमजोर हो जाएगा। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो आपका हड्डी क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सिफेरॉल है। और विटामिन ई का जो नाम है टोकोफेरोल है। विटामिन ई का नाम क्या है साथियों? टोकोफेरोल है, आप याद रखना। ठीक है, जैसे में इससे क्या होता है, अगर आपके शरीर में विटामिन ई की मात्रा कमी है साथियों, तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा। मतलब आप जनन नहीं कर पाओगे, आप फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाओगे, आपका बाल बच्चा नहीं होगा अगर आपके शरीर में विटामिन ई की कमी है तो। ठीक है ना। अब यहाँ से सारे प्रश्न को फिर से एक बार क्लियर कर लेते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है, आप याद रखिएगा। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है? कैल्सिफेरॉल होता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या होता है? टोकोफेरोल होता है। आशा करते हैं ये सारे प्रश्न आपको याद हो गए होंगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला ही सवाल है। 9 नंबर सवाल को देखिएगा। कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? कथकली जो है साथियों, वह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। कथकली सबसे पहले हमने आपको ऊपर भी करवाया था, आप याद रखेंगे। यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है साथियों? यह केरल का है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और आगे सवाल को देखते हैं। ओडिशा, ओडिशा का क्या प्रसिद्ध है? ओडिशा का जो फेमस है वो ओडिसी है। जैसे हम आपके एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है कि ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ओडिशा का, इसके नाम से ही पता चला ओडिसी यानी ओडिशा का है। ठीक है। मणिपुर का बात करेंगे तो मणिपुरी लोक नृत्य है। और असम का बात करेंगे तो असम का सतारिया, सतरिया। ठीक है ना। भारत असम का क्या हो जाएगा साथियों? सतरिया लोक नृत्य हो जाएगा। ठीक है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है। भारत में कुल कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है साथियों? तो टोटल 8 शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है, आप याद रखना। ठीक है। चलिए 10 नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। सौर मंडल का, सौर मंडल का, एक मिनट, सौर मंडल का सब, एक मिनट, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए कि सोलर सिस्टम का सनशाइन प्लेनेट कौन सा है। ठीक है, तो आप सही करोगे, वेनस यानी शुक्र है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सौर मंडल का, सोलर सिस्टम का सनशाइन प्लेनेट कौन सा है साथियों? वेनस है यानी शुक्र है, आप याद रखोगे। शुक्र को भोर का तारा, सांझ का तारा या सनशाइन स्टार भी कहा जाता है। ठीक है, फिर से एक बार, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का जुड़वा बहन, आप याद रखोगे। ठीक है ना। जुड़वा बहन, ये सब हम लोग किसको कहते हैं? वेनस यानी शुक्र को ही कहते हैं। रेड प्लेनेट यानी लाल ग्रह किसे कहा जाता है साथियों? तो मार्स यानी मंगल को कहते हैं। लाल ग्रह किसको कहते हैं? मंगल को। और सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह या छोटा ग्रह किसको कहते हैं? मरकरी यानी बुध को कहते हैं। और शनि की बात करें तो शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं? वलय पाए जाते हैं, यानी रिंग की तरफ। जैसे मान लीजिए यह ग्रह है, इसकी तरफ ऐसे शनि का रहता है। ठीक है, तो आप ये सब याद कर लोगे। ठीक है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल देखिएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड से है, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। सबसे पहले मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन की बात करें साथियों, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वायसराय था साथियों, वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हो रहा था, उस समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। सबसे पहले तो आप ये याद रखो कि जालियांवाला जो बाग हत्याकांड हुआ था 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आप याद रखोगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर में हुआ था। पंजाब के कहाँ में हुआ था? अमृतसर में हुआ था। इस हत्याकांड का जो मेन था, इस हत्याकांड को, जैसे में जालियांवाला बाग हत्याकांड करने वाला अंग्रेज का प्रधान कौन था? तो जनरल डायर था। मतलब जालियांवाला बाग हत्याकांड किसके कारण हुआ था? जनरल डायर के कारण हुआ था। ठीक है, वहीं अंधाधुंध गोलियां चलाने का आदेश दिया था जनरल डायर। जनरल डायर, आप याद रखोगे, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। ठीक है ना। इसके
किसके विरोध में, जैसे में जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो रविन्द्रनाथ टैगोर थे उनको नाइटहुड का उपाधि मिला था। किसका उपाधि मिला था साथियों? नाइटहुड का उपाधि मिला था, तो उसने लौटा दिया था, ठीक है ना, कि हमें नाइटहुड का उपाधि नहीं चाहिए, ठीक है ना। इसी के विरोध में, जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ ने कौन सा उपाधि त्याग दिया था, तो नाइटहुड का उपाधि त्याग दिया था, ठीक है ना। और इस घटना का जांच करने के लिए किस आयोग का स्थापना किया गया था, तो हंटर आयोग का स्थापना किया गया था। जैसे में जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, तो इसको जांच करने के लिए कि सही हुआ है या गलत, इसका जांच करने के लिए एक हंटर आयोग का स्थापना किया गया। अगर हम बात करें लॉर्ड कर्जन का, तो लॉर्ड कर्जन ने आपका बंगाल विभाजन किया है 1905 ईस्वी में, आप याद रखोगे, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन किया है 1905 ईस्वी में। लॉर्ड इरविन की बात करें तो गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच एक समझौता हुआ था, ठीक है, उसी को गांधी इरविन समझौता कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इरविन से कोई भी प्रश्न नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए 12 नंबर सवाल देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। आपका जवाब आना चाहिए कि जो हीराकुंड बांध है साथियों, यह आपका महानदी पर स्थित है। हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आप बिल्कुल सही करोगे, यह ओडिशा राज्य में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है साथियों? ओडिशा राज्य में स्थित है, याद रखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। और यह भारत और दुनिया के सबसे लंबे बांधों में से एक है, आप याद रखोगे, ठीक है ना। और यहाँ पर देखिएगा, जैसे में कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो महानदी को कहा जाता है। अगर हम बात करें गंगा नदी का, तो गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न होता है, आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो गंगा नदी जो निकलता है, यह उत्तराखंड से निकलता है। पूरा अगर पूछेगा आपके एग्जाम में, तो यह उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद से निकलता है, ठीक है। आप इतना याद करोगे तो आपका सही हो जाएगा। गंगा नदी कहाँ से उत्पन्न होता है साथियों, इसका उद्गम स्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिला के गंगोत्री हिमनद है, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। अगर हम बात करें गोदावरी नदी की साथियों, अच्छा, गंगा नदी की लंबाई के बारे में भी जान लेते हैं, 2525 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है साथियों? 2525 किलोमीटर। और जो बच्चे अभी तक मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। अभी एक प्रश्न के बाद आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं ज्वाइन होने के लिए, ठीक है ना। गोदावरी नदी की बात करेंगे साथियों, तो इसे दक्षिण गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बूढ़ी गंगा या वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? गोदावरी नदी को। जैसे में यहाँ से पूछा जाता है कि नागार्जुन सागर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो वह आपका कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है ना। फिलहाल के लिए अभी तक आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9334517119। इस पर आपको क्या करना है, SCGD लिखकर मैसेज करना है। इस ग्रुप में जुड़ने से फायदा आपको बहुत है साथियों। कम से कम 2000 और 1000, इधर 3000 4000 बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से फायदा ये होगा कि सबसे पहले तो जो भी वैकेंसी, नई वैकेंसी आएगी साथियों, सबसे पहले आपको पता चलेगा, ये तो कन्फर्म है। उसके बाद जो भी क्लास होगा वो आपको पहले पता चलेगा, एवं जो भी डेली करंट अफेयर्स होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे में कभी खेल से प्रश्न बन गया बहुत सारा, तो सारे आपको ग्रुप में ही प्रश्न डाल दिया जाता है। एवं जो भी डेली क्लास PDF है सब रहेगा, सारा आपको ग्रुप में ही मिलेगा। तो ये सब जुड़ने से आपका फायदा है। अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आपको SCGD लिखकर मैसेज करना पड़ेगा, ठीक है साथियों। बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मोस्ट पावरफुल क्लास हो रहा है, ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल की बात करेंगे, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपका जवाब आना चाहिए। अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है साथियों? तो 80 पृष्ठा के अंत से। 80 पृष्ठा क्या होता है साथियों? तो छुआछात होता है। क्या होता है? छुआछात के अंत को, मतलब छुआछात को समाप्त करने के लिए, मतलब उसके बारे में पूरी जानकारी जो है अनुच्छेद 17 में है कि छुआछात को इसमें दंडनीय अपराध किया जाएगा। अगर आप छुआछात के साथ हैं साथियों, अगर आप छुआछात करते हैं तो अनुच्छेद 17 के तहत आपको जेल में डाल दिया जाएगा, ये इसका नियम है, ठीक है ना। चलिए, और उपाधियों का अंत यह किस अनुच्छेद के तहत है साथियों? तो यह अनुच्छेद 18 के तहत है, उपाधियों का अंत। अगर हम बात करें शिक्षा का अधिकार, यह किसके अंतर्गत है? तो यह अंतर्गत है अनुच्छेद 21 के तहत। अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा का अधिकार है, ठीक है साथियों। बोलने की स्वतंत्रता, यह किसका अधिकार है? आप किसके प्रति भी बोल सकते हैं, यह आपका अधिकार है। आप किसी भी व्यक्ति से अपना जान सकते हैं, अधिकार जान सकते हैं, किसी से बात कर सकते हैं, ये
पूरा आपको अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत, अनुच्छेद 19 के तहत, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा। और ये सारे जो भी आपके अधिकार हैं, ये आपका मौलिक अधिकार में दिया गया है। ठीक है, भाग 3 के मौलिक अधिकार के भाग 3 में ये सारे आपके अधिकार दिए गए हैं साथियों। ठीक है, आप याद रखोगे। आपके एग्जाम में आने वाले सवाल हैं, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा किसने दिया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आप याद रखोगे। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा साथियों। एक एक प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। बाल गंगाधर तिलक को लोकमान के नाम से भी जाना जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा लोकमान के नाम से हम लोग किनको जानते हैं साथियों? बाल गंगाधर तिलक को जानते हैं। लोकमान को किसके नाम से जानते हैं? बाल गंगाधर तिलक के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने, जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत के ऐसे कौन से व्यक्ति थे जो मराठी और अंग्रेजी में समाचार पत्र शुरू किए थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने समाचार पत्र अंग्रेजी और मराठी में शुरू किया था। ठीक है ना। जैसे में यहाँ पर अगर सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे साथियों, तो सुभाष चंद्र बोस ने भी बहुत सारे नारे दिए थे, जिसमें जो इंपॉर्टेंट नारे हैं आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वो करवाते हैं आपको। सबसे पहले सुभाष चंद्र बोस के जो आ सकता है वह दिल्ली चलो, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? आपको पता होना चाहिए। दिल्ली चलो का नारा सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजादी दूंगा, ये नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगर बात करें भगत सिंह का साथियों, तो भगत सिंह ने कौन से नारे दिए थे? इंकलाब जिंदाबाद का नारा दिए थे, जो कि सबसे प्रसिद्ध नारा है, आपकी एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ठीक है, भगत सिंह का इंकलाब जिंदाबाद। अगर महात्मा गांधी जी की बात करें साथियों, तो महात्मा गांधी जी ने भी बहुत सारे नारे दिए थे, जिसमें फेमस है जो आपकी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे, करो या मरो, करो या मरो, क्योंकि यह एक आंदोलन के दौरान दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। ठीक है ना, आप याद रखोगे। आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, देखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है? WHO कहने का मतलब है, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ दिया जाता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन आप याद रखोगे। WHO का मुख्यालय कहाँ है साथियों? मुख्यालय कहाँ है? पहले इसका फुल फॉर्म हम लोग जान लेते हैं, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय आपका पड़ेगा जिनेवा में। जिनेवा के कहाँ में पड़ेगा? स्विट्जरलैंड में। कहाँ में? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में इसका मुख्यालय है, आप याद रखोगे। इसका स्थापना की बात करें, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा कि WHO का स्थापना कब हुआ था साथियों, या विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुआ था? आप याद रखोगे 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को इसका स्थापना हुआ था। 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना हुआ था। इसलिए हर साल 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है साथियों? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए। और यहाँ से आपको मैंने करवाया साथियों, जैसे में न्यूयॉर्क के बारे में भी कुछ जानकारी ले लेते हैं कि यह संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। जैसे में आपकी एग्जाम में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है ना, चलिए। अगला नंबर सवाल को देखेंगे साथियों। 16 नंबर सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील कौन सा साथियों? आपको क्लियर होना चाहिए, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। तो भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील बुल्लट झील है, जो कि आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। ये किस राज्य में स्थित है? जम्मू कश्मीर में स्थित है, आप याद रखिएगा। और यह किस नदी पर है साथियों? आप याद रखिएगा, यह झेलम नदी पर है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा भी जाएगा कि भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है वह किस नदी पर है? झेलम नदी पर है। किस राज्य में है? जम्मू कश्मीर में है, आप याद रखोगे। अगर भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें, तो वह चिल्का झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सा? चिल्का झील है, याद रखिएगा। ठीक है ना। अगर सांभर झील की बात करेंगे साथियों, तो यह राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी का भी झील इसको बोला जाता है, सांभर झील को। अगर डल झील की बात करेंगे साथियों, डल झील आपका जम्मू कश्मीर में है। ठीक है ना। चलिए,
17 नंबर सवाल को देखते हैं। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है जो कि आपके इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? आपका सवाल आना चाहिए, जवाब आना चाहिए। बाहर जीएसटी भारत में कब लागू किया गया था? सबसे पहले तो जीएसटी के बारे में जानकारी ले लेते हैं साथियों। तो जीएसटी का पहला कि इसका पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। थोड़ा सा गला फंस गया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको आवाज स्पष्ट सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो जीएसटी का पूरा नाम होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता है, आप याद रखोगे। या इसका हिंदी हिंदी में देगा वस्तु एवं सेवा कर। जैसे में ये तो इंग्लिश हो गया कि जीएसटी का पूरा नाम गुड्स एंड सर्विस टैक्स। कभी कभी ये न देखे, ये देगा वस्तु एवं सेवा कर, वस्तु एवं सेवा कर, आप याद रखोगे। आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अगर अब इसका लागू डेट को देख लेते हैं तो 1 जुलाई 2017 ईस्वी को पूरे भारत में जीएसटी को लागू कर दिया था। मतलब एक तरफ से नहीं, टैक्स समझते हैं, टैक्स ही जीएसटी है, ठीक है ना, ठीक है ना। चलिए, और जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? अगर आपको पता है तो कमेंट में जवाब दीजिएगा। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था साथियों? वो आपका फ्रांस था। जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन था? फ्रांस था, आप याद रखोगे, ठीक है। जीएसटी सबसे पहले किस देश में लागू किया गया था? फ्रांस में लागू किया गया था, ठीक है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग कितना है साथियों? वायुमंडल में ऑक्सीजन लगभग कितना प्रतिशत है? आप बिल्कुल सही करोगे, 21%। और आपका भी जवाब कमेंट में आना चाहिए, ठीक है ना। और नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस पाया जाता है साथियों? नाइट्रोजन गैस पाया जाता है, 78% पाया जाता है। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो 0.03%। वायुमंडल के सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो क्षोभ मंडल कहा जाता है। और सबसे ऊपरी परत को समताप मंडल कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। और अगला सवाल को देखते हैं। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, ऐसा ही सवाल आपके एग्जाम में पूछा जाता है साथियों। लोधी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। लोधी वंश का शासक शासक कौन था? बहलोल लोधी था। बी ऑप्शन क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। लोधी वंश का संस्थापक कौन था साथियों? बहलोल लोधी था, आप याद रखोगे। लोधी वंश का शासक कौन था? बहलोल लोधी था। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। लोधी वंश का शासक कौन था? बहलोल लोधी था, आप याद रखोगे। और यह लोधी वंश का अंतिम शासक था। जैसे में लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी था, आप याद रखोगे। सिकंदर लोधी ने 1504 ईस्वी में आगरा शहर का स्थापना किया था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आगरा शहर का स्थापना किसने किया था? सिकंदर लोदी ने कब किया था? 1504 ईस्वी में किया था। 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी का स्थापना किसने किया था साथियों? सिकंदर लोदी ने किसकी स्थापना किया था? तो आगरा शहर की स्थापना 1504 ईस्वी में। अगर इब्राहिम लोदी की बात करें साथियों, तो आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। इब्राहिम लोदी थे जो पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े थे, ठीक है ना। इब्राहिम लोदी क्या के थे? पानीपत का प्रथम युद्ध लड़े थे, ठीक है। चलिए, अगला नंबर सवाल को देखते हैं, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज का स्थापना किसने किया था साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज का स्थापना किए थे। सी ऑप्शन इसका क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और कब किया गया था? तो 1875 ईस्वी में आपका 1875 ईस्वी में आपका आर्य समाज का स्थापना मुंबई में किया गया था। इसका स्थापना कहाँ में किया गया था? मुंबई में किया गया था, आप याद रखोगे। स्वामी दयानंद ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था साथियों? स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। उनका प्रसिद्ध जो पुस्तक है, आपकी एग्जाम में पूछा भी जाता है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? सत्यार्थ प्रकाश किनका पुस्तक है या किन की रचना है? आप दोनों को क्लियर कीजिएगा, सत्यार्थ प्रकाश किन की रचना है या सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया है? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया है, जो कि मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर राजा राम मोहन राय की बात करेंगे साथियों, तो राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज का स्थापना किए थे। ब्रह्मा समाज का स्थापना किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 ईस्वी में। आधुनिक भारत का जनक भी इनको कहा जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगर हम पूछेंगे कि रामकृष्ण मिशन का स्थापना किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन का स्थापना किया था, आप याद रखोगे, ठीक है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। 21 नंबर सवाल को देखिएगा, एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है।
भारत का जो संविधान है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका रक्षक किसे माना जाता है? रक्षक किसे माना जाता है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। सुप्रीम कोर्ट को इसका रक्षक माना जाता है, यानी सर्वोच्च न्यायालय को इसका रक्षक माना जाता है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना? चलिए, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? आपके एग्जाम में पूछा जाएगा भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है, यानी आप समझ रहे हैं ना? उसको हम लोग सीजेआई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीजेआई भी बोलते हैं। तो वो आपका संजीव खन्ना है। कौन है साथियों? संजीव खन्ना है अभी वर्तमान में, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और इसका उम्र कितना होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का उम्र कितना होना चाहिए? तो 65 वर्ष के बाद इनको रिटायर कर दिया जाएगा, आप याद रखना। ठीक है ना? चलिए, अगला नंबर सवाल को देखिएगा। राष्ट्रीय उद्यान यानी नेशनल पार्क से है, जहां से सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। यह एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। बी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? एक सींग वाले गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। यह असम में स्थित है। यह किस राज्य में स्थित है? यह असम राज्य में स्थित है साथियों, आप याद रखोगे। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित है। ठीक है ना? चलिए, और इसको 1985 ईस्वी में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को विश्व धरोहर में कब शामिल किया गया था? 1985 ईस्वी में। ठीक है ना? अगला सवाल की बात करें साथियों, मध्य प्रदेश के लिए, तो मध्य प्रदेश जो बाघ है वहां के लिए फेमस है। मध्य प्रदेश का बाघ है, मध्य प्रदेश में जो, जैसे में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कैसे है एक सिंह वाले गैंडा के लिए, उसी प्रकार से मध्य प्रदेश का एक बांधवगढ़ है राष्ट्रीय उद्यान है, जिस जो कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और एमपी को, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। टाइगर स्टेट किसको कहा जाता है? मध्य प्रदेश को भी कहा जाता है। अगर हम बात करें साथियों शेर के लिए, तो शेर के लिए आपका प्रसिद्ध है गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान शेर के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात का गिर राष्ट्रीय उद्यान आप याद रखोगे। ठीक है ना? अगला अगर हम बात करें साथियों असम का प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान की बात करें, तो असम का दो तीन आपका इंपोर्टेंट हो गया। सबसे पहले तो काजीरंगा हो गया, और मानस भी आपका असम का है, जो कि जंगली भैंसा के लिए प्रसिद्ध है। चलिए, अगला नंबर सवाल की बात करेंगे साथियों, देखिएगा। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है साथियों। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था? आपका जवाब बिल्कुल आना चाहिए। ज्योतिबाई फुले ने सत्य शोधक समाज का स्थापना किया था। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। सत्य शोधक समाज का स्थापना किसने किया था साथियों? ज्योतिबाई फुले ने किया था। इसका स्थापना 24 सितंबर 1873 ईस्वी को हुआ था। इसका स्थापना की बात करें तो 24 सितंबर 1873 ईस्वी को कहाँ में हुआ था साथियों? महाराष्ट्र में हुआ था। सत्य शोधक समाज का स्थापना ज्योतिबाई फुले ने 24 अप्रैल 1873 ईस्वी को महाराष्ट्र में किया था। ठीक है ना? जैसे में ज्योतिबाई फुले का कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक भी है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे में गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? गुलामगिरी किसके द्वारा लिखा गया है? और आपके एग्जाम में लगभग लगभग काफी बार पूछा भी गया है कि गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है साथियों? ये आपका ज्योतिबाई फुले हैं, आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। चलिए, अगला नंबर सवाल को देखेंगे। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या है साथियों? ध्वनि की तीव्रता किस इकाई से मापते हैं? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। ध्वनि की तीव्रता मापने का इकाई क्या कहलाता है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए कि ध्वनि की जो तीव्रता मापते हैं वह हम लोग मापते हैं डेसिबल से। किससे मापते हैं? डेसिबल से मापते हैं, याद रखिएगा। और जो मनुष्य है वह कितना ध्वनि तक सुन सकता है साथियों? तो 45 डेसिबल तक, 45 डेसिबल तक, 45 डेसिबल। ठीक है, 45 डेसिबल तक मनुष्य जो है साथियों वह ध्वनि को सुन सकता है। ठीक है ना? 48 लिखा गया है ना, 45 ठीक है ना? तो आप याद रखोगे 45 डेसिबल तक ध्वनि की तीव्रता सुन सकता है मनुष्य। ठीक है? चलिए, और हर्ट्ज की बात करेंगे। यहाँ पर हर्ट्ज है तो इसको आवृत्ति मापने के लिए किया जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा आवृत्ति मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो आवृत्ति मापने के लिए हर्ट्ज का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? और शक्ति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? वाट का प्रयोग करते हैं। शक्ति मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों? वाट का प्रयोग करते हैं। और विद्युत धारा मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग करते हैं। विद्युत धारा मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं साथियों? एम्पियर का प्रयोग करते हैं। सारा आपको क्या याद हो गया? जैसे में हमने बताया शक्ति का SI मात्रक वाट होता है, ध्वनि की तीव्रता डेसिबल से, और आवृत्ति का
हर्ट्ज और इसका एसआई मात्रक यह विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है। मापने का इकाई है। चलिए, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापा जाता है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। तो आप बिल्कुल सही करोगे। दूध की शुद्धता जो नापा जाता है वह लैक्टोमीटर से मापा जाता है। सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपने कितना प्रश्न सही किया ये भी जरूर लास्ट में बताइएगा, हम आपसे जरूर पूछेंगे, ठीक है ना। तो लैक्टोमीटर से दूध की शुद्धता मापा जाता है कि दूध में पानी की मात्रा है या नहीं है। अगर हम लोग बैरोमीटर की बात करें साथियों, तो बैरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए, थर्मामीटर की बात करेंगे साथियों, तो थर्मामीटर से तापमान मापा जाता है। अगर हम अपेक्षिक घनत्व, अगर हाइड्रोमीटर की बात करें तो अपेक्षिक घनत्व इससे मापा जाता है। हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है? तो द्रवों का जो अपेक्षिक घनत्व होता है वो मापा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल की बात करते हैं साथियों। पेंसिलिन पेंसिलिन की खोज किसने किया था? पेंसिलिन की खोज किसने किया था? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। पेंसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आप याद करोगे, पेंसिलिन का खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, आप याद रखोगे। पेंसिलिन दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा थी। पहली एंटीबायोटिक दवा कौन थी साथियों? पेंसिलिन थी, ठीक है, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और इसका खोज कब हुआ था? 1928 ईस्वी में। इसका खोज, एक मिनट, इसका खोज कब हुआ था साथियों? 1928 ईस्वी में, याद रखना, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। अब हम बात करें एडवर्ड जेनर ने किसका खोज किया साथियों? तो यह चेचक, जो चेचक होता है उसके टीके का खोज किया है। चेचक के टीके का खोज किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने किया है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट सवाल है आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और लुई पास्चर की बात करें तो अब ये किसके खोज किए हैं? तो रेबीज के टीका, जो रेबीज का टीका होता है, जैसे हम कुत्ता काटेगा तो रेबीज का जो कुत्ता टीका होता है उसका खोज किसने किया था? लुई पास्चर ने किया था, ठीक है ना, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है साथियों। और जो फ्लेमिंग थे, पेनिसिलिन का खोज किया था, तो इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत का नेपोलियन किन्हें कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है साथियों। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। अब जैसे मैं आपके एग्जाम में पूछेगा कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो बी ए स्मिथ ने कहा था। किसने कहा था? बी ए स्मिथ ने कहा था, आप याद रखोगे, ठीक है ना। अगला अगला नंबर सवाल को देखते हैं साथियों, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। चंद्रगुप्त मौर्य को देखिएगा, यह मौर्य वंश के संस्थापक है। मौर्य वंश के संस्थापक कौन है साथियों? चंद्रगुप्त मौर्य हैं। और कनिष्क, कुषाण वंश के संस्थापक कौन है? कनिष्क है। कुषाण वंश के संस्थापक कौन है साथियों? कनिष्क है, आप याद रखोगे। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि इस बार के एग्जाम में एकदम पूछा जाने वाला सवाल है। बिहू उत्सव मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है साथियों? आप क्या सही करोगे? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। जो बिहू है साथियों, वह असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? यह असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, आप याद रखोगे। बिहू किस राज्य का महत्वपूर्ण लोक नृत्य है साथियों? या उत्सव किस कहाँ का है? तो यह असम का है, आप याद रखोगे। बिहू असम का सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है और यह साल में 3 बार मनाया जाता है। यह साल में कितना बार मनाया जाता है? 3 बार, आप याद रखोगे, ठीक है ना। चलिए, अब नागालैंड की बात करेंगे साथियों, तो नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध त्योहार है हॉर्नबिल महोत्सव। हॉर्नबिल महोत्सव हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड का सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? हॉर्नबिल महोत्सव है, आप याद रखेंगे। हॉर्नबिल महोत्सव, इसको को त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है, इसे त्योहारों का त्योहार भी कहा जाता है। अगर सिक्किम की बात करें तो सिक्किम का हो जाएगा लोसांगा। लोसांगा कहाँ का है? सिक्किम का है, ठीक है ना। अगर मेघालय की बात करेंगे साथियों, तो बांग्ला महोत्सव कहाँ का है? तो याद रखिएगा, मेघालय का, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। अच्छा, डबल ऐड हो गया है। चलिए, 29 नंबर सवाल है आपका साथियों। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? आप बिल्कुल सही करोगे। वाइस प्रेसिडेंट यानी उपराष्ट्रपति होते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब आगे सवालों को कवर करते हैं, जो सीधे आपके एग्जाम में आने वाले सवाल है साथियों। अभी राज्यसभा के पूछेगा कि पदेन सभापति कौन है, तो उपराष्ट्रपति है। तो अभी उपराष्ट्रपति कौन है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है साथियों? 5 वर्षों का होता है,
ठीक है। और राज्यसभा का अगर सदस्य आपको बनना है तो आपका उम्र होना चाहिए 30 वर्ष। 30 वर्ष आपका राज्यसभा का सदस्य बनना है तो आपका उम्र 30 साल होना चाहिए। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, 30 नंबर आपका सवाल है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था साथियों? आपको हम ऊपर भी करवाए थे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था। पहले ये सही कर लो। और इसके बाद मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जाता है। आप ये सही करोगे। बृहदत्त की हत्या कौन किया था? जैसे में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था तो उसका हत्या किया गया था, तो उसका हत्या किसने किया था? तो पुष्यमित्र ने किया था। पुष्यमित्र शुंग ने किया था। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने किया था। ये सारे इंपॉर्टेंट है, आप याद रखोगे। ठीक है। अशोक की बात करेंगे साथियों, तो अशोक ने कलिंग युद्ध लड़ा था, जो कि फेमस है, आपकी एग्जाम में पूछा भी जाएगा। तो अशोक ने कलिंग का युद्ध कब लड़ा था? तो 261 ईसा पूर्व में लड़ा था। शत्रुओं का नाश करने वाला किसे कहा जाता है? तो बिंदुसार को शत्रुओं का नाश करने वाला कहा जाता है। ठीक है। चलिए 31 नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। इंसुलिन की कमी से, इंसुलिन की, एक मिनट, बताइएगा, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि इस बार की एग्जाम में पूछा जाएगा। इंसुलिन की कमी से आपका कौन सा रोग होता है साथियों? डायबिटीज यानी मधुमेह होता है। बी ऑप्शन ये आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। मधुमेह को इंग्लिश में डायबिटीज बोला जाता है। ठीक है ना। चलिए, और घिंघा की बात करेंगे साथियों, तो यह आयोडीन की कमी से होता है। घिंघा किसके कारण से होता है? आयोडीन की कमी से होता है। और खून की कमी से कौन सा बीमारी होता है साथियों? एनीमिया बीमारी होता है। खून की कमी से कौन सा बीमारी होता है? एनीमिया होता है। और विटामिन ए की कमी से आपको रतौंधी होता है। ये सारे प्रश्न आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। और इंसुलिन का स्राव आपके शरीर में कहाँ से होता है साथियों? तो यह आपका अग्नाशय से होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से। आप याद रखना, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है, जो कि इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आप बिल्कुल सही करोगे। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है साथियों? आपका जवाब आना चाहिए, क्या इसका राइट आंसर होगा? सार्क का मुख्यालय आपका काठमांडू यानी हो जाएगा नेपाल में। सार्क का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नेपाल में। नेपाल के कहाँ में? काठमांडू में। ठीक है, आप याद रखोगे। सार्क का स्थापना कब किया गया था साथियों? कोई बच्चे बता सकते हैं सार्क का स्थापना कब किया गया था? 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को किया गया था। 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को सार्क का स्थापना किया गया था। कहाँ में किया गया था? तो बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। बांग्लादेश के ढाका में किया गया था। जैसे में यहाँ पर आप समझिएगा, थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। हमने कहा कि इसका मुख्यालय पूछा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू में। लेकिन इसका स्थापना पूछेगा तो इसका स्थापना बांग्लादेश के ढाका में 8 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुआ था। ये आप याद रखोगे। और इसमें जो सार्क में है टोटल 8 सदस्य शामिल है। इसमें कितने देश शामिल हैं? 8 सदस्य हैं, मतलब 8 देश इसमें शामिल हैं। ठीक है ना। जिसमें हमारा भारत देश भी है, पाकिस्तान भी है, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, नेपाल, ये सारा इसमें शामिल है। ठीक है ना। चलिए अगला नंबर सवाल को देखते हैं। और चलिए देख लेते हैं अगला नंबर सवाल, भारत में सोने की खान किस राज्य में स्थित है? भारत में सोने या लोहे की खान सबसे अधिक किस राज्य में स्थित है? दोनों आप याद रखेंगे, कर्नाटक में। लोहा या सोना पूछेगा, सबसे ज्यादा आपका कर्नाटक में है। ठीक है, जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछ रहा है कि कर्नाटक में सबसे बड़ी लोहे की खान कौन सा प्रसिद्ध है साथियों? तो केजीएफ। क्या प्रसिद्ध है? केजीएफ। जो केजीएफ मूवी देखे साथियों, उसी के नाम पर बनाया गया है, जिसमें सोना गोल्ड निकाला जाता है। तो सबसे बड़ा जो कर्नाटक में लोहे का खान है वह कौन सा है? केजीएफ। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स। फील्ड्स, ठीक है, उसका नाम है कोलार गोल्ड फील्ड्स। ठीक है, आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। ठीक है ना। और ओडिशा की बात करें तो ओडिशा से सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है? बॉक्साइट निकाला जाता है। ओडिशा से सबसे ज्यादा क्या निकाला जाता है साथियों? बॉक्साइट। ठीक है, ये सारे याद रखोगे। ठीक है, चलिए 34 नंबर सवाल देखिएगा, कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न है, जो कि इस बार की एग्जाम में आपका पूछा जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। कंप्यूटर का मस्तिष्क हम लोग किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सीपीयू का। कंप्यूटर का दिमाग किसको कहते हैं? सीपीयू को कहते हैं। अब इसका पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है साथियों? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। आप बिल्कुल सही करोगे, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। ठीक है, यहाँ से एक और सवाल भी पूछा जाता है, जैसे में यहाँ पर रैम होता है, तो रैम का भी पूरा नाम आपके एग्जाम में पूछा जाता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। देखिए जो हम बोल रहे हैं आप उसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है साथियों। ठीक है, रैम का अगर पूरा नाम की बात करें तो रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है।
अगर सीपीयू की बात करें तो सीपीयू को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अगर रोम रोम की बात करें, ROM, तो इसको रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसका फुल फॉर्म रीड ओनली मेमोरी। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, या कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। अगर मॉनिटर तो आपको पता है मॉनिटर क्या होता है साथियों, ये सारा आपका क्लियर है। चलिए 34 नंबर सवाल को कवर करते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होते हैं? और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक है साथियों, वहां से जाकर आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। यह कितने राज्यों से होकर गुजरता है? यह 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा आपका गुजरता है। कर्क रेखा भारत को लगभग 2 भागों में बांटता है। ठीक है ना, याद रखेंगे। अगर चलिए, यहाँ सब सवाल नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगला सवाल 36 नंबर आपका सवाल है, रंगा स्वामी। रंगा स्वामी कप किस खेल से संबंधित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। जो रंगा स्वामी कप है, यह किससे संबंधित है? यह आपका हॉकी से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? हॉकी से। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और जो रंगा स्वामी कप है, इसका शुरुआत 1928 ईस्वी में किया गया था, आप याद रखोगे। इसका शुरुआत कब किया गया था? 1928 ईस्वी में। 1 मिनट, इसका शुरुआत 1928 ईस्वी में किया गया था। रंगा स्वामी कप का शुरुआत कब किया गया था? 1928 में। यह किस खेल से संबंधित है? तो हॉकी में। अगर आप हॉकी में अच्छा करते हो तो आपको ये पुरस्कार दिया जाएगा। ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हॉकी से और भी प्रसिद्ध देख लेते हैं, जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। जैसे में पूछा जाता है, आगा खान कप किससे संबंधित है? आगा खान कप किससे संबंधित है? आगा खान कप किससे संबंधित है साथियों? तो वो हॉकी से ही संबंधित है। नेहरू ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो हॉकी से ही संबंधित है। अब फुटबॉल से भी कुछ संबंधित ट्रॉफी को देख लेते हैं साथियों, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में पूछा जाएगा। जैसे में आपके एग्जाम में सबसे पहले तो जो फेमस है वो पूछा जाएगा साथियों, डुरंड कप किस खेल से संबंधित है? डुरंड कप। डुरंड कप, डूरंड, ठीक है ना। डुरंड कैसे लिखाएगा भाई? डू एट ऐसे डूरंड, ऐसे, ठीक है ना। डुरंड आप समझ जाइए। डुरंड कप से संबंधित। डुरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। या संतोष ट्रॉफी किससे संबंधित है? फुटबॉल से। अगर हम बात क्रिकेट से करें तो क्रिकेट से क्या क्या पूछा जा सकता है? रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे। रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। उसी प्रकार से इसमें एक और पूछा जाता है, ईरानी ट्रॉफी किससे संबंधित है साथियों? आ, क्रिकेट से। अगर टेनिस की बात करें साथियों, तो टेनिस किससे संबंधित है? तो यह डेविस कप से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? डेविस कप से संबंधित है, आप याद रखोगे। 37 नंबर आपका सवाल है साथियों, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? 37 नंबर मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, सुकुमार सेन थे। बी ऑप्शन इसका क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे साथियों? सुकुमार सेन थे। ठीक है ना। भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे। और भारत के प्रथम चुनाव आयुक्त का स्थापना कब किया गया था? या भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 ईस्वी को सबसे पहले इसका स्थापना किया गया था। इसलिए हर साल 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। आप याद रखोगे, राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए अगर जीवी मालंकर की बात करें तो यह लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। जीवी मालंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, आप याद रखेंगे। अगर हम लोग बात करेंगे साथियों, अगर हम बात करेंगे वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है साथियों, तो आप याद रखेंगे राजीव कुमार है। कौन है साथियों? राजीव कुमार है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। और भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी। भारत की पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? तो रमा देवी थी, आप याद रखिएगा। ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला नंबर 37 नंबर सवाल देखिएगा, गीत गोविंद का रचयिता कौन है साथियों? गीत गोविंद का रचयिता कौन है? आप बिल्कुल सही करोगे सर, जयदेव हो जाएगा। गीत गोविंद का रचयिता जयदेव हो जाएगा। जयदेव बंगाल के शासक थे। कौन थे? बंगाल के यह क्या थे? शासक थे। ठीक है ना। चलिए और कालिदास की बात करें तो कालिदास ने भी बहुत सारे रचयिता किए थे, जैसे में जो फेमस है मेघदूतम।
मेघदूत। मेघदूत किनकी रचना है? कालिदास का। या शाकुंतलम किनकी रचना है? कालिदास का। जैसे में तुलसीदास ने भी बहुत सारे रचना किए, जैसे फेमस है रामचरितमानस, जो कि आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए 39 नंबर सवाल को देखिएगा, युद्ध वाला सवाल है जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तराइन का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो पहले तो एक के लिए कर लीजिए कि तराइन का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह कब हुआ था। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में हुआ था। दूसरा युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में दूसरा युद्ध हुआ था, आप याद करोगे, ठीक है ना। तो दोनों को हम कवर कर देते हैं। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1191 में। किसके किसके बीच हुआ था? आप याद रखोगे साथियों, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का क्या हो गया था? जीत हो गया था। इसमें कौन जीता था? पृथ्वीराज चौहान जीते थे, ठीक है। दूसरा युद्ध की बात करें साथियों, 1192 में हुआ था, जिसमें मोहम्मद गौरी जीते थे। पहला में तो पृथ्वीराज चौहान जीते थे, लेकिन दूसरा में कौन जीते थे? मोहम्मद गौरी जीते थे, ठीक है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगर बात करें हम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध का साथियों, तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच 1526 ईस्वी में हुआ था। हालांकि हम आपको ऊपर करवा भी चुके हैं। और पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच हुआ था। दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच 1556 ईस्वी में। कब हुआ था? 1556 ईस्वी में। 1556 में। और प्रथम वाला बाबर और इब्राहिम के लोदी के बीच 1526 में, ठीक है ना। ये सारे इंपॉर्टेंट है, जो कि सीधे इस बार की एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है साथियों। चलिए 14 नंबर और आज का जीके का आखिरी सवाल, उसके बाद हिंदी को देखेंगे साथियों। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत कब हुआ था? मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत कब हुआ था साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, साल 2015 में हुआ था। कब हुआ था? 2015 ईस्वी में हुआ था, जो कि सीधे इस बार के एग्जाम में आने वाला सवाल है। मुद्रा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुरुआत कब किया गया था? 2015 ईस्वी में किया गया था, ठीक है ना। इसका शुरुआत नरेंद्र मोदी के द्वारा राजस्थान में किया गया था। इसका शुरुआत सबसे पहले कहाँ में किया गया था? राजस्थान में, ठीक है ना। आप याद रखोगे, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। अब 2014 की बात करें साथियों, तो 2014 में स्वच्छ भारत मिशन योजना का शुरुआत किया गया था। जैसे में आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, स्वच्छ भारत मिशन योजना का शुरुआत कब किया गया था? 2014 में। या जनधन योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2014 ईस्वी में। और अगला बात क्या करा जाएगा कि उज्ज्वला योजना का शुरुआत कब हुआ था? तो 2016 ईस्वी में। उज्ज्वला योजना का शुरुआत 2016 ईस्वी में एलपीजी गैस के लिए, एलपीजी गैस के लिए, ठीक है। आप याद रखोगे, मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अब आपका हिंदी का सवाल आ रहा है साथियों, तो हिंदी के सवाल को कवर कीजिएगा, जो कि सीधे आपकी एग्जाम में आने वाला सवाल है। पहला तो आपका जवाब आना चाहिए, आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा? बिल्कुल सिंपल है जी, इसमें ज्यादा नहीं जाएंगे, 20 क्वेश्चन हिंदी का भी कर लेते हैं, ठीक है ना। उससे पहले आप स्कोर बताइए। 40 में से जीके का 40 क्वेश्चन हम अभी आपको कवर करवाएंगे। आपने कितना प्रश्न को सही किया, एक कमेंट में आप जरूर बताइए साथियों, ठीक है। आपने कितना प्रश्न को सही किया, आपने कितना प्रश्न को सही किया, ये आप जरूर बताइए कि हाँ सर मेरा इतना सही हुआ, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेते हैं साथियों, हिंदी के भी प्रश्न को सही कर लेते हैं, ठीक है। तो आकाश का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? फटाफट आप लोग जवाब देंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या होगा साथियों? आकाश को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? बिल्कुल हम लोग फटाफट करेंगे, क्योंकि वीडियो काफी फिर लंबा हो जाएगा। आकाश का पर्यायवाची शब्द नभ होता है, ये ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। आकाश का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाता है? नभ हो जाता है, ठीक है ना। चलिए फटाफट करेंगे। अस्थावर शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? जो कि सीधे आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है कि सही विलोम शब्द क्या होगा? अस्थावर। अस्थावर का मतलब रुका हुआ, था उसका उल्टा हो जाएगा जंगम। जंगम मतलब चलना, चलते हुआ, ठीक है। यहाँ पर सी ऑप्शन क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, दिए गए शब्दों में अमृत का पर्यायवाची नहीं, अमृत का पर्यायवाची नहीं है, नहीं है, ठीक है ना। तो कौन सा नहीं होगा साथियों? यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे में अमृत का पर्यायवाची पीयूष हो सकता है, पीयूष, पीयूष हो सकता है, सुधा भी हो सकता है, सोम भी हो सकता है, लेकिन जलज कोई भी हालत में नहीं होगा। तो यहाँ पर नहीं ही पूछ रहा है, तो ये डी वाला ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। आपका 4 नंबर सवाल है साथियों, देखिएगा, आलोक का विलोम शब्द क्या होगा? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। आलोक का विलोम शब्द क्या होगा साथियों? आप बिल्कुल सही करना। आलोक का विलोम शब्द होता है साथियों, आलोक मतलब उजाला होता है। क्या होता है? उजाला। उसका उल्टा क्या हो जाएगा? अंधकार हो जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा, जो कि सीधे इस बार के आपकी एग्जाम में पूछा जाने वाला सवाल है। और आपका भी जवाब आना चाहिए, हम लास्ट में आपसे स्कोर पूछेंगे। चतुर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? चतुर का समानार्थी शब्द कौन सा होगा साथियों? मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। चतुर का समानार्थी शब्द क्या होगा? समानार्थी मतलब उसको
को और हम लोग क्या बोल सकते हैं? चतुर को और मूर्ख बोलेंगे, भोला बोलेंगे, आलसी बोलेंगे, नहीं ना, चालाक बोलेंगे। चतुर को और क्या बोल सकते हैं हम लोग? चालाक बोलेंगे, आप याद रखना। अगला नंबर सवाल देखिएगा, 6 नंबर आपका सवाल है, जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जिसके पास कुछ न हो उसके लिए एक शब्द में अकिंचन होगा। क्या होगा साथियों? अकिंचन होगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जिसके पास कुछ न हो उसे अकिंचन कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। 7 नंबर आपका सवाल है साथियों, अंग अंग ढीला होना। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे, बहुत थक जाना। अंग अंग ढीला होना मुहावरे का अर्थ बहुत थक जाना। ए ऑप्शन यहाँ पर क्या करोगे? बिल्कुल सही करोगे। अंग अंग ढीला हो जाना, बहुत थक जाना। चलिए, 8 नंबर आपका सवाल है साथियों, जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो कम बोलता हो उसके लिए एक शब्द में क्या होगा? जो ज्यादा बोलता हो उसे वाचाल बोलते हैं, जो कम बोलता हो उसे मितभाषी बोलते हैं। ये दोनों कवर कर लीजिएगा, आपकी एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। चलिए, 9 नंबर आपका सवाल है साथियों, ईद का चांद होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या है? आप बिल्कुल सही करोगे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधे की लकड़ी। अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या है साथियों? एकमात्र सहारा हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। अंधे की लकड़ी एकमात्र सहारा हो जाएगा। चलिए, 11 नंबर सवाल को देखेंगे, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आप चुने। शुद्ध वर्तनी, इसमें कौन सा आशीर्वाद बिल्कुल सही लिखा है? तो बी वाला ऑप्शन देखिएगा, व के ऊपर र रहना चाहिए। व के ऊपर र रहना चाहिए और तलाबी सा रहेगा, वही वाला बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। सही वाक का चयन करें। इसमें कौन सा सही वाक होगा साथियों? आप बिल्कुल इसमें बताइए। तो इसमें होगा, मुझे जाना है, मेरे को जाना है। ऐसे कोई बोलेगा मेरे को जाना है, यहाँ पर ये सही नहीं होगा। मुझको जाना है, ये भी मैंने जाना है, मुझे जाना है। ये वाला बी वाला देखिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा। आपको देखकर ही पता चल रहा है कि बी वाला ऑप्शन क्या होगा? यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इसमें कौन सा उज्जवल बिल्कुल सही लिखा है? सही वर्तनी इसमें कौन सा है? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों। उ आधा ज आधा ज वल, ये वाला देखिएगा जो में रहेगा वो वाला बिल्कुल सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, दिए गए वाक्यों में शुद्ध वाक्य है। दिए गए वाक्यों में सबसे शुद्ध वाक्य कौन सा है साथियों? तो आप बिल्कुल सही करोगे। वहाँ भारी भरकम भीड़ थी, ये गलत है। वहाँ बहुत भारी भीड़ थी, ये भी गलत है। वहाँ भारी भीड़ थी, ये हम बोल सकते हैं। बी ऑप्शन इसका क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। चलिए, 15 नंबर आपका सवाल है साथियों, कवित्री का शुद्ध रूप क्या होगा? कवित्री का शुद्ध रूप, इसमें कौन सा कवित्री बिल्कुल सही लिखा हुआ है? तो त्री, ऐसे जो भी लिखा रहेगा साथियों वो बिल्कुल सही रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, बिल्कुल सही कर सकते हैं, ठीक है ना। 16 नंबर आपका सवाल है साथियों, सत्य और हिंसा का डॉट 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 क्या संबंध है? सत्य और हिंसा के बीच क्या संबंध है साथियों? आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, घनिष्ठ है। सत्य और हिंसा के बीच कैसा संबंध है? घनिष्ठ संबंध है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राम ने रावण को डॉट 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 क्या किया? राम ने रावण को क्या किया? ऐसा सवाल आपके एग्जाम में आता है साथियों। तो राम ने रावण का क्या किया? वध किया। हत्या नहीं किया, मौत नहीं किया, विनाश नहीं किया, वध किया, ठीक है ना। यही आपका वाक्य में फिल होगा। अगला नंबर सवाल है साथियों, साहित्य और समाज का डॉट 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 क्या है? साहित्य और समाज का डॉट 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 क्या है साथियों? आप सही करोगे, अन्योनाश्रित है। ये वाला ऑप्शन देखिए ना, इतना बड़ा है उसीलिए है, यही वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है साथियों, 19 नंबर आपका सवाल है, देखिएगा, आंखें फेर लेना। आंखें फेर लेना का अर्थ क्या है साथियों? प्रतिकूल हो जाना, यानी प्रतिकूल हो जाना। ए ऑप्शन बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए, आज का आखिरी सवाल जीके का, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, कृतक का सही विलोम शब्द क्या होगा? कृतक का सही विलोम शब्द क्या होगा? कृतधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? कृतधन हो जाएगा, जो कि सीधे आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है कि कृतक का सही विलोम शब्द क्या हो जाएगा? कृतधन। सी ऑप्शन हम लोग क्या करेंगे? बिल्कुल राइट करेंगे। आपने कितना प्रश्न को सही किया कमेंट में जरूर बताइएगा। हिंदी में 20 में से कितना हुआ एंड जीके का आपका 40 में से कितना हुआ, ये भी कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आपको क्लास कैसा लगा जाते जाते कमेंट में जरूर बताइएगा। टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं अभी तक ज्वाइन किए, डिस्क्रिप्शन में सारा चीज का लिंक दिया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए।